नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश द्विवेदी आप सभी दर्शकों का एवन टीवी के लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ यूरिनरी बीमारियों के स्पेशलिस्ट सीनियर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आशीष शर्मा हैं, जो कि महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से हैं और आज वो हमारे सारे समस्याओं का समाधान बताएंगे। डॉक्टर आशीष, आपका स्वागत है हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि गर्मियों का मौसम है और इसमें अधिकांश लोगों को यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाता है, तो इसमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए और कैसे समाधान होगा? बहुत बहुत धन्यवाद A1 टीवी को मेरे को इनवाइट करने के लिए इस प्रोग्राम में। आपका तहे दिल से धन्यवाद। अधिकतर यूरोलॉजी की बीमारियां गर्मी के मौसम में बहुत कॉमन है। सर्दी के कंपैरिजन में यूरोलॉजी से रिलेटेड बीमारियां 2 से 3 गुना अधिक पाई जाती है। इसका प्रमुख कारण है गर्मियों के टाइम में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, फ्लूइड इंटेक कम रहता है तथा यूरिन काफ़ी अधिक कंसंट्रेटेड मात्रा में निकलता है। इसलिए गर्मी के मौसम में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसको हम कॉमनली यूटीआई या इन्फेक्शन बोलते हैं, और किडनी तथा पेशाब की थैली से रिलेटेड स्टोन या पथरी की बीमारियां ज़्यादा पाई जाती है। इसी तरह कुछ और भी पानी की कमी की वजह से पेशाब में जलन तथा प्रोस्टेट वाले मरीजों को बार बार पेशाब आना, रात में ज़्यादा पेशाब आना, पेशाब रुक रुक के आना आदि सभी समस्याएं गर्मियों के टाइम में ज़्यादा देखी जाती है। अतः मेरी जनरल पब्लिक से रिक्वेस्ट है कि गर्मियों के टाइम में आपको एहतियात के रूप में काफ़ी सारी चीज़ों का ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, ताकि हमें यूरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स गर्मियों के टाइम में कम हो। जैसे कि पानी की मात्रा का आप ज़्यादा सेवन करें, बीच बीच में फ्लूइड्स और जूसेज का इंटेक बढ़ाए रखें ताकि शरीर में किसी तरह की पानी की कमी नहीं हो, और पेशाब में जलन की भी प्रॉब्लम कम देखने को मिले। इस सर्दियों के कंपैरिजन में गर्मियों में ये इन्हीं सब चीज़ों का हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। डॉक्टर आशीष, महिलाओं और पुरुषों में पथरी की शिकायत अक्सर सुनने में आती है। इसके लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए कि ये पथरी की शिकायत ना हो, और इसके लिए क्या उपचार मिल सकता है? हर तरह की पथरी में ऑपरेशन जरूरी है क्या? ये थोड़ा जानकारी दें। देखो, पथरी या स्टोन की प्रॉब्लम यूरोलॉजी में एटलीस्ट 1/3 ऑफ डिजीज स्पेक्ट्रम को कवर करता है। मतलब ये अच्छा खासा हिस्सा है जो कॉमनली देखने को मिलता है। स्टोन के बहुत सारे कारण देखे गए हैं, उनमें से कुछ हम उनको जन्मजात विकृतियों से एसोसिएट करते हैं, तथा कुछ ऐसे हैं जो एक्वायर्ड कारणों में माने जाते हैं। जन्मजात में अगर गुर्दे की बनावट अगर ऐसी है, या उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक सिस्टिनूरिया एक बीमारी होती है, जेंथिन्यूरिया एक बीमारी होती है, इस तरह की बहुत सारी बीमारियां देखने को मिलती है जिनमें, या यूरिक एसिड, जिनमें गाउट से रिलेटेड हाइपर यूरिसीमिया होता है, जिनकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, उनमें मेटाबॉलिकली पेशेंट स्टोन बनने के लिए प्रोन होता है। उनमें नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में यूरिक एसिड या जैंथीन या ऑक्जेलेट स्टोन्स ज़्यादा मिलते हैं। इसी तरह से कुछ और स्टोन्स होते हैं जो एक्वायर्ड होते हैं। एक्वायर्ड स्टोन्स जनरली कंजेनाइटल के कारणों के अपेक्षा ज़्यादा पाए जाते हैं। एक्वायर्ड स्टोन जनरली या तो फ्लूइड इंटेक कम रहता है उस वजह से होता है, या खान पीन में हम पानी की मात्रा कम रखते हैं, जो सोडा और कोल्ड ड्रिंक्स और इनकी ज़्यादा इंटेक लेते हैं। कुछ पेशेंट्स नॉन वेजिटेरियन होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो रेड मीट और जिनमें यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, वो अगर ज़्यादा सेवन करते हैं तो उनमें भी स्टोन्स ज़्यादा पाया जाता है। क्योंकि हम यहाँ राजस्थान में, यहाँ का लोकल टेम्परेचर काफ़ी दूसरे प्रदेशों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, इसलिए डिहाइड्रेशन की काफ़ी प्रॉब्लम होती है।
यहाँ जो वाटर है वो भी उसमें भी कभी कभी अगर हार्ड वाटर मिलता है उसमें भी स्टोन बनने की ज़्यादा टेंडेंसी होती है। इसलिए स्टोन्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें जो एक और सबसे प्रभावी उपाय है वो है कि हमारे को डेली फ्लूइड जो वाटर इनटेक है वो एटलीस्ट 3 to 4 लीटर रहना चाहिए। उसके बाद में जिनको जन्मजात कुछ अगर कारण है तो उनको डायग्नोज करके और उनके अकॉर्डिंग हम डाइट में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे प्रोटीन की मात्रा है उसको हम मॉडरेट अमाउंट में कर सकते हैं, कैल्शियम को भी मॉडरेट अमाउंट में मॉनिटर करके उसको दिया जा सकता है। इसी प्रकार यूरिक एसिड जिनमें ज़्यादा है उनमें यूरिक एसिड की मेडिसिन स्टार्ट करके यूरिक एसिड को नॉर्मल लेवल पे लाया जा सकता है और उनमें भी वापस से रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो हमें किडनी स्टोन या यूरेट्रिक स्टोन के लक्षणों को जानना आवश्यक है ताकि हम उनको छोटी साइज के टाइम में या जब तक कि वो गुर्दे को या किडनी को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाए उसी लेवल पे हम डायग्नोस कर सकें। जैसे अगर किसी मरीज को अगर इधर फ्लैंक में पेन होता है इस राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, तो वो जनरली या तो किडनी में स्टोन होता है या यूरेटर जो गुर्दे के साइड से एक नाली जाके और पेशाब की थैली या यूरिनरी ब्लैडर में खुलती है उसकी वजह से होता है। इसी तरह से दूसरे लक्षण पेशाब का रुकना या फिर पेशाब में रिकरेंट यूटीआई होना, बार बार पेशाब में जलन होना, ये कभी कभी अगर दोनों साइड में स्टोन होते हैं तो पेशाब एकदम से रुक भी सकता है, शरीर में क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, बॉडी में स्वेलिंग आ सकती है। कुछ मरीजों में स्टोन पेशाब में ब्लड के साथ में जिसे हम हिमेचूरिया बोलते हैं, ब्लड इन यूरिन, उस तरह से भी देखा जा सकता है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण होता है तो इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत चिकित्सीय परामर्श लेके और जो भी रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन है उनको उनके अकॉर्डिंग डायग्नोसिस करके और उसका ट्रीटमेंट समय पे किया जा सकता है। अगर छोटे साइज के स्टोन है, खासकर 5 से 7 mm से कम साइज के स्टोन है और अगर वो किसी यूरिनरी ट्रैक्ट को डायरेक्ट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करे तो उनको मेडिसिन की मदद से निकाला जा सकता है। परंतु जो जिनकी साइज 10 mm या ज़्यादा है या जो 7 to 10 mm है लेकिन मेडिकल मैनेजमेंट के बाद में भी रिलीफ नहीं आ रहा तो हम उनमें सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। बिना सर्जरी और मेडिसिन के बीच में कभी कभी और भी मॉडलिटी है, लाइक ESWL एक पद्धति होती है, उसमें हम किरणों की सहायता से स्टोन को तोड़ देते हैं तो उनमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा मेडिकल एक्सपल्जिव थेरेपी होती है और भी रिसेंट एडवांसेज इस स्टोन से रिलेटेड आ चुके हैं जिनकी मदद से हम इनका समय पे उपचार करके आगे की समस्याओं को बचा जा सकता है। बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर आशीष आपने। मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चों में जन्मजात विकृतियाँ होती हैं जननांगों की और यूरिनरी ट्रैक्ट की। यस। वो कितने तरह की होती है और उसमें क्या इलाज हो सकता है उनका? देखो, जन्मजात विकृतियां भी काफ़ी बच्चों में देखी जाती है। जैसे कि हाइपोस्पीडियास एक बीमारी है, उसमें पेशाब का रास्ता जो है अपने जहाँ पे खुलना चाहिए उससे पहले खुल जाता है, उसको हम हाइपोस्पीडियास बोलते हैं। ऐसे ही जो पेनिस या लिंग है उनमें बनावटी विकृतियां हो सकती है। उसके अलावा किडनी से रिलेटेड किन्हीं मरीज में उनमें आपस में जुड़ी हुई मिल सकती है, अपनी पोजीशन के अलावा एक्टोपिक मिल सकती है, या फिर माल रोटेटेड जिसको हम बोलते हैं कि घूमी हुई किडनी होती है। कभी कभी दोनों किडनियां आपस में फ्यूज होकर किसी नॉर्मल पोजीशन के अलावा किसी और जगह पे मिल जाती है। उसके अलावा गुर्दे से जो नली निकली होती है उसमें भी रुकावट मिल सकती है। किसी में एक्जेस्ट्रोफी टाइप की बीमारी होती है, उसमें पेशाब की थैली खुली हुई रहती है और पेशाब डायरेक्ट पेट के रास्ते से लीक होता रहता है। इसी तरह से जो पेनिस में भी माइक्रो पेनिस एक बीमारी है, उसमें पेनिस की साइज नॉर्मल के कंपैरिजन में छोटी मिलती है। ऐसे ही टेस्टिस में
अपने नॉर्मल स्क्रोटम में होने के बजाय या तो वो पेट के अंदर ही रह जाते हैं, या पेट से नीचे की तरफ इंग्वाइनल कैनाल, जिनको हम अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं, ऐसी बीमारी भी देखने को मिलती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि अगर हमें देखने में अगर शुरू में कुछ भी ऐसा लगता है कि जो एबनॉर्मल है, जैसे कि पेनिस का साइज छोटा है, या उसका पेशाब का जो छेद है वो अपने जगह पे नहीं है, दोनों टेस्टिस जो है वो नीचे अंडकोश के अंदर नहीं है, या फिर बच्चा यूरिन करते टाइम पेन की कंप्लेन कर रहा है, जलन की कंप्लेन कर रहा है, या रुक रुक के यूरिन आ रहा है, तो उसमें पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व एक झिल्ली की तरह पेशाब की रास्ते में एक अवरोध होता है। वो भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर मेल पेशेंट में, मेल चिल्ड्रन में ये कॉमनली देखी जाती है। तो अगर पेशाब से संबंधित कुछ समस्या है, या फिर एट द टाइम ऑफ बर्थ डॉक्टर ने कुछ सोनोग्राफी या नॉर्मल एग्जामिनेशन के बेसिस पे कुछ बोला है, तो हमें उसका आगे फर्दर प्रोसीडिंग करके और उसको डायग्नोसिस के अकॉर्डिंगली ट्रीट करवाना टाइम से ज़्यादा जरूरी है, ताकि आगे जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट न हो। डॉक्टर आशीष से हम जानेंगे, आजकल कई तरह के कैंसर सुनने में आ रहे हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट के और जननांगों के हैं, तो इसमें किस तरह के लक्षण होते हैं जिसके लिए हमको गंभीरता से लेकर यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? हाँ, ये अक्सर देखा गया है कि पिछले दशक में कैंसर की मरीजों की संख्या काफ़ी हद तक बढ़ गई है। ये इन जनरल सभी तरह के कैंसर, चाहे वो यूरोलॉजी से रिलेटेड हो या गैस्ट्रो से रिलेटेड हो, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड हो, सभी कैंसरों की इंसिडेंस काफ़ी बढ़ा है। इसका प्रमुख कारण है इंसेक्टिसाइड ज़्यादा यूज हो रहे हैं, और एडल्ट्रेशन हो रहा है, खाने से लेके और पीने की सब चीज़ों में एडल्ट्रेशन हो रहा है। हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड अगर कुछ फैक्टर हैं, पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और ओबेसिटी की वजह से भी कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा मात्रा में पाया जा सकता है। यूरोलॉजी के जो प्रमुख कैंसर है उनमें किडनी का कैंसर है, उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर है, फिर टेस्टिकुलर कैंसर है, और प्रोस्टेट कैंसर है। वेस्टर्न कंट्रीज में प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी कॉमनली पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन और स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं जो रूटीन चेकअप के टाइम किए जाते हैं आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज। इंडिया में ज़्यादातर कैंसर वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉर्मल स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है। हो सकता है आगे आने वाले कुछ सालों में स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स पे काफ़ी ध्यान दिया जाए, और इनका अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन जो हमारी स्ट्रेटजी है वो सबसे सुचारू रूप से कारगर हो सके। जो हमारे यूरोलॉजी में कैंसर है उनमें जो प्रमुख लक्षण है वो हिमेचूरिया या ब्लड इन यूरिन का लक्षण है। हिमेचूरिया पेनलेस या पेनफुल, मतलब अगर मरीज को यूरिन में ब्लड आ रहा है तथा पेट में कहीं दर्द है, तो चांसेज है कि उसको किडनी कैंसर हो सकता है या यूरेटर का कैंसर हो सकता है। उसके अलावा पेनलेस हिमेचूरिया वो ब्लैडर कैंसर का इंडिकेशन है। हो सकता है उसको कैंसर हो, या और भी कई बीमारियां हैं जिसमें स्टोन है, पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये सब बीमारियां भी हो सकती है। लेकिन अगर एडवांस्ड एज है, आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, स्मोकर है, पेनलेस हिमेचूरिया है, और यूरिन में ब्लड क्लॉट्स पास हो रहे हैं, तो हमें एक बार यूरोलॉजिस्ट को दिखा के उनकी ओपिनियन के अकॉर्डिंग उसका इलाज करवाना आवश्यक है। और जो प्रोस्टेट कैंसर है वो जनरली 50 की उम्र के बाद में जनरली पाया जाता है। 60 to 70 ईयर्स में प्रोस्टेट कैंसर का धीरे धीरे इंसिडेंस बढ़ जाता है। और प्रोस्टेट कैंसर जनरली एसिम्टोमेटिक रहते हैं या एडवांस स्टेज पे डायग्नोस होते हैं। इंडिया में ज़्यादातर जब बॉडी में फैल चुके होते हैं या लोकली एडवांस स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस होता है, तो उसमें पेशाब का रुक रुक के आना, पेशाब में ब्लड का जाना, और नीचे पेट में दर्द रहना,
या फिर एकदम से पूरी तरह से पेशाब का रुक जाना या बॉडी में स्वेलिंग होना, इस तरह के लक्षण प्रोस्टेट कैंसर में देखे जाते हैं। खासकर जिन मरीजों में फैमिली में अगर किसी यूरोलॉजी के कैंसर की हिस्ट्री है तो उनको 50 इयर्स के बाद में इस चीज़ को काफ़ी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उनको टाइमली स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स या रूटीन चेकअप के सहारे इनका समय पे डायग्नोसिस हो सके, ताकि उसको या तो प्रिवेंट किया जा सके या फिर उनका अर्ली डिटेक्शन करके और सही टाइम पे इलाज किया जा सके। अगर कैंसर सही टाइम पे डिटेक्ट होता है तो मेडिसिन या सर्जरी करके उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, उसका क्योर पॉसिबल है। और अगर एडवांस स्टेज में है तो उसमें फिर या तो पैलिएटिव थेरेपी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इन सब का सहारा लेके और मरीज के क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेन जो मेरा एडवाइस है वो है कि अर्ली डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन। अगर समय रहते हुए सही समय पे सही स्टेज में अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो हम उसका पूरी तरह से समाधान करके मरीज को कैंसर फ्री कर सकते हैं और वो अपने आगे की जिंदगी अच्छे से व्यापन कर सकता है। बहुत अच्छी जानकारी दी है डॉक्टर आशीष आपने। और प्रोस्टेट में कैंसर के अलावा भी कई तरह की समस्याएं रहती हैं, तो उनके बारे में भी आप बताएं। प्रोस्टेट कैंसर से भी ज़्यादा कॉमन है प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट या बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, जिसको हम बीपीएस बोलते हैं। प्रोस्टेट नॉर्मली एज के साथ में बढ़ने लगता है। 50 साल की उम्र के बाद में प्रोस्टेट से रिलेटेड सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, बार बार यूरिन का जाना, इंटरमिटेंसी ऑफ यूरिन और पुअर स्ट्रीम, अगर पेशाब का रुक रुक के आना, रात को बार बार उठ के जाना जिसको हम नोक्चूरिया बोलते हैं, या फिर पेशाब करने के बाद में भी हमें यूरिन करने के बाद में लगता है कि अभी भी पूरी तरह से यूरिन एम्प्टी नहीं हुआ है, जिसको हम इनकम्प्लीट सेंसेशन ऑफ यूरिनेशन बोलते हैं। कभी कभी यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। तो ये सब प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या बीपीएच के लक्षण है। प्रोस्टेट का उम्र के साथ साइज का बढ़ना एक कॉमन फिजियोलॉजिकल चेंजेज है जो उम्र के साथ देखा जाता है। लेकिन अगर यही प्रोस्टेट बढ़ने के अलावा उसमें कुछ लक्षण पैदा कर रही है तो इनका इलाज टाइम से करना जरूरी है, ताकि वो यूरिनरी ब्लैडर को डैमेज नहीं करे तथा उसके रुकावट के चलते हुए ऊपर किडनी तक उसका प्रेशर जाके किडनी या यूरिनरी ब्लैडर को खराब नहीं करे। टाइम से मेडिकल मैनेजमेंट के सहारे लगभग 70 से 80% मरीजों का इलाज संभव है, जिससे प्रोस्टेट के साइज को कम किया जा सकता है तथा रुकावट को कम किया जा सकता है। अगर किसी में प्रोस्टेट की साइज ज़्यादा है और मेडिकल मैनेजमेंट से उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा तो हम उनमें सर्जरी का भी सहारा ले सकते हैं। उसमें मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी आजकल होल्मियम या लेज़र के पद्धति से या TURP कन्वेंशनल सर्जरी से पूरी तरह से संभव है। आज अब पहले की तरह चीरे वाला या ओपन सर्जरी का जरूरत बहुत ही रेयर केसेस में पड़ती है। तो बिना चीर फाड़ के और इनका प्रोस्टेट का समय रहते हुए इलाज पूरी तरह से संभव है। बस हमें उसके लिए एक चिकित्सीय परामर्श की जरूरत है। डॉक्टर आशीष, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है हमारे श्रोताओं के लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में आकर के और अच्छी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।